हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें सेकेंड लास्ट यानी फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर 5। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में किस तरह का फ्लोरा, किस तरह का फौना पाया जाता है। यानी हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द जोन, है ना, अकॉर्डिंग टू द जोन हमारे कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी है। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे टेम्परेट क्लाइमेट है, कहीं पे एरिड क्लाइमेट है ना, कहीं पे बिल्कुल कोल्ड है ना, बर्फ गिर रही है, कहीं पे मतलब अलग अलग तरह का हमने जोन देखे। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी मिलती है। ठीक है, जहाँ जैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ उसके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, है ना, जो एनिमल्स उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाए वैसे जो वेजिटेशन और एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे कंट्री में किस तरह का वेजिटेशन यानी प्लांट लाइफ और किस तरह के एनिमल्स यानी वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ मिलते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पे, तो इसमें भी काफी अच्छी वैरायटी है ना, डाइवर्सिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई हमारे कंट्री में है क्या क्या। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कंट्री है हमारा वो ऑल ओवर वर्ल्ड का, है ना, 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अगर हम पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 12 ऐसे देश है जो जैव विविधता को लेके काफी आगे हैं, उनमें से एक हमारा कंट्री है ना। तो 47,000 जो है विभिन्न जातियों के पौधे हमारे यहाँ पर है। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारा देश है वो विश्व में 10वें स्थान पर आता है। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि विभिन्न जातियों के पौधों की वजह से वो विश्व में 10वें स्थान पर आता है और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर, है ना। लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। ठीक है, कितने हैं? लगभग 15,000 हमारे यहाँ फूलों के पौधे हैं, है ना, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। विश्व में जो विश्व में जितने भी फूल है उनके पौधे हैं उनका 6% कहाँ पे? सिर्फ हमारे इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, कुछ बिना फूलों के पौधे भी है, जैसे फर्न हो गया, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, है ना, तो शैवाल और कवक, है ना, ये भी है। तो भारत में लगभग 90,000 जातियां, है ना, जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मतलब अलग अलग टाइप की जो फिशेज है ना, जो फ्रेश और जो मरीन वाटर की में पाई जाती है ना, यानी ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यानी हर तरह की वैरायटी हमारे कंट्री में अवेलेबल है। राइट, आगे चले। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी, यानी क्या है कि जो वनस्पति जगत है वो किससे पौधों की मतलब पौधों की जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग मतलब उससे उसके बारे में बात करता है, विच इज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, जो नेचुरली उगती है ना। मतलब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? एक ऐसी वनस्पति का भाग जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के अपने आप पैदा हो जाती है और लंबे समय तक वहां पे मतलब सरवाइव करती है। ठीक है, बिना किसी की हेल्प के, तो दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, है ना। अगर हम लोग कुछ लगा रहे हैं, हम लोग जैसे ग्रीन हाउस बना रहे हैं या हम कोई पार्क लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो तो हमने बनाया है, लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेशन है जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उगती है। ठीक है, तो वो मतलब उसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। राइट, कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, जिसे बहुत टाइम तक मतलब ह्यूमंस उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरली, अभी जैसे हम बात करेंगे कहीं पे कोई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में ह्यूमन का क्या रोल है सिवाय डिस्ट्रक्शन के? तो उसने जाके वहां पे पौधे उगाए नहीं, वहां पे जानवरों को वो पालता नहीं, वहां पे पौधों को वो पानी पिलाता नहीं, है ना, मेन्योर वगैरह वहां जाके डालता नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहे हैं ना बिना ह्यूमन एड के, किसी तरह की उनको एड नहीं मिल रही है। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन, और इसे क्या कहते हैं? वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन को अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, दिस इज वर्जिन वेजिटेशन, जो अपने आप ही बिना किसी की सहायता के उग रही है। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, यानी वनस्पति जो होती है वो क्या होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में, है ना, किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है, यानी जगह विशेष, समय विशेष और वहां किसी पौधे की उत्पत्ति, तो वो क्या होगा? उस जगह की वनस्पति होगी, है ना। जैसे हम बात करें कि हमारे राजस्थान में, है ना, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है कि वहां पे बहुत ही मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम है, तो वहां पे किस तरह के हैं? ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इवेपोरेशन कम हो, यानी कैसे? थॉनी, है ना, थॉनी प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पतली पत्तियों के, जहाँ पे उनको स्पेस कम हो ट्रांसपिरेशन के लिए, है ना, और कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह की वेजिटेशन है ना, कि वो पर्टिकुलर उस एरिया को बिलोंग करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करें तो पर्टिकुलर जो वहाँ का जो एनिमल होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पे पनपता होगा, वहाँ पे रहता होगा, तो वो वहाँ का क्या हो जाएगा, फौना हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें तो फ्लोरा और एनिमल की बात करें तो फौना। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अगर हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो कितने प्रकार की जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे इंडिया में पाई जाती है ना, कौन कौन से टाइप्स है, तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, एवरग्रीन यानी सदाबहार। ठीक है, और ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय, है ना। और ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल हमने देखा था, ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया ट्रॉपिकल है, 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, वो ट्रॉपिकल है। और है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है दैट इज ट्रॉपिकल एरिया, है ना। हम बात करें तो उसके नीचे उसके ऊपर जो है वो मतलब अलग अलग तरह के हम लोगों ने जो जोन देखे थे हम उसी की बात कर रहे हैं, और हमारा जो कंट्री है वो मोस्टली ट्रॉपिकल में ही आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, डेसिडियस नहीं पर्णपाती। ठीक है, पत्तों वाले जो होते हैं ना, पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब यानी कौन से, पर्वतीय सॉरी कटीले वन, जो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स होते हैं वो कटीले वन। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन यानी पर्वतीय, और मैंग्रोव यानी मैंग्रोव, तो मैंग्रोव भी कहलाएगा, है ना, मैंग्रोव को मैंग्रोव भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अब वेजिटेशन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, इस मैप को हम देखते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये कौन सा है, माउंटेन फॉरेस्ट है ना, ये माउंटेन फॉरेस्ट है। और ये वाला जो है ये हम बिना किसी एड के बता सकते हैं कि ये थॉर्न फॉरेस्ट है। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती जो हमने बात की थी। और एवरग्रीन वाले ये है जहाँ पे रेन्स बहुत ज्यादा होती है, जो डार्क ग्रीन में हो रहे हैं ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में भी रेन होती है, तो यहाँ पे अच्छे ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ पे भी अच्छी रेनफॉल होती है। और मैंग्रोव वाले कहाँ है, ये देखो ये यहाँ पर है ना, डेल्टा जहाँ पे बनेगा वहां पे मैंग्रोव आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव कौन से होते हैं, जिनकी जो जड़ें होती है वो पानी में धसी हुई होती है ना, पानी में होती है उनकी जड़ें, तो वो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये वन पश्चिमी घाटों, मतलब ये इनका जो एरिया है वो हमने देखा था कौन सा है, ये देखो ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, देख पा रहे हो, ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है यहाँ पर। ठीक है, लक्षद्वीप अंडमान वाला एरिया है ना, और असम के ये असम ये वाला एरिया, और ये ईस्टर्न जो स्टेट्स है ये वाले है ना। ठीक है, और ये तमिलनाडु के तट पर भी है। ठीक है, ये जो एरिया है ये यहाँ पर ये वाले जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेन होती है, और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे शुष्क ऋतु भी रहती है, यानी थोड़ी ड्राई जो वेदर है वो भी रहता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेन होती है। जो ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई के भी हो सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 60 मीटर या अबव जो इसकी ऊंचाई है वो भी हो सकती है। ठीक है, हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे होते हैं, यानी जो सख्त जो लकड़ी होती है वो वहां पे होती है। रेनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स अभी हमने देख ही लिया, असम, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना। अब इसमें कुछ प्लांट की वैरायटी है जिसमें एबोनी, आबनूस कहते हैं जिसे, मेहगानी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं। ठीक है, इन दीज फॉरेस्ट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज आर फाउंड, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैरायटी की स्पीशीज पाई जाती है। इट फेस डिफिकल्टी इन द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, और यहाँ पे क्या है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वाले मतलब व्यापारिक महत्व के पौधे हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है इन प्लांट्स का। और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एलिफेंट्स है, मंकीज है, लिमूर है, डियर है ना।
तो ये कुछ लेमूर को लेमूर ही कहते हैं, वो मंकी टाइप ही होता है ना। तो ठीक है, ये कुछ एनिमल्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो हमने पर्णपाती की बात करी थी ना, ये वो वाले, ये क्या है, ये मोस्टली सबसे ज्यादा इंडिया में यही फैले हुए हैं, पर्णपाती। ठीक है, हमने देखा ही था पूरा जो क्या बोलते हैं पेनिनसुला जो एरिया मोस्ट ऑफ इन्होंने इससे कवर किया हुआ है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रेन होती है। रेन की कैटेगरी क्या है, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये क्या होते हैं, ये शेड कर देते हैं अपने लीव्स, शेड दे लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। कहते ना कि पतझड़ वाला टाइम है ना, वो पतझड़ वाला जो टाइम है वो 6 to 8 वीक्स के लिए अपने पत्ते शेड कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमने इसे दो भाग में डिवाइड किया है, एक तो मॉइस्ट डेसिडियस और एक ड्राई डेसिडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में पढ़ते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या रेंज है, 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है ना। ड्यू टू अ लॉन्ग ड्राई सीजन द ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। क्योंकि लंबा ड्राई सीजन होता है तो ये ड्यूरिंग ड्राई सीजन क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं। शीशम, बम्बू, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी एंड साल आर द कॉमन ट्रीज। ये कुछ कॉमन ट्रीज है। इससे कौन कौन से कॉमन ट्रीज है, बांस है, बांस है, साल है, शीशम है, चंदन है ना, ये कुछ प्लांट्स है और जो इसमें इस वाले उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट कवर अ वास्ट एरिया ऑफ कंट्री। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आ जाते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय भी आ जाते हैं, यानी हिमालय की तलघटी पे जो एरिया है वो झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट है ना। वेस्टर्न घाट में देखो ना, वेस्टर्न घाट से उसमें एक तो लीवार्ड साइड है और एक दूसरी साइड है ना, तो है ना, जो रेन की साइड है और एक ऐसी साइड है जहाँ पे रेन नहीं होती है। ठीक है, एक विंडवार्ड साइड है, एक लीवार्ड साइड है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे रेन होती है उस साइड पे नहीं, जो दूसरी तरफ जो साइड है वहां पर जहाँ रेन नहीं होती है वो ईस्टर्न साइड है और वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मॉइस्ट डेसिडियस है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रेन होती है और ड्राई डेसिडियस में कम होती है, 70 to 100। वहां पे हमने क्या पढ़ी थी, 70 to 200, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 70 to 100 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे फाउंड इन द रेनर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी। ये पेनिनसुला प्लेटो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी में ये पाए जाते हैं। और ये ओपन स्ट्रेचेस इन विच, इसमें कौन कौन से प्लांट्स है, चीक, साल, पीपल, नीम है ना, ये पौधे हैं। मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। कई सारे पौधे ऐसे हैं जो कल्टीवेशन के लिए काट दिए जाते हैं, है ना। ये सब जगह है कल्टीवेशन के लिए या किसी भी तरह के एग्रीकल्चर के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, किसी भी तरह की इनहेबिटेशन के लिए प्लांट्स को कट कर दिया जाता है। तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, लायन है, टाइगर है, पिग्स है, डीर है, एलिफेंट है, और ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी है, लिजार्ड्स भी है, स्नेक्स है, टॉर्टॉइस भी वहां पे मिलते हैं। ठीक है, ड्राई डेसिडियस में वहां पे हमने जो वेट डेसिडियस पढ़ा था उसमें क्या रेंज थी, 100 to 200 सेंटीमीटर, और ड्राई डेसिडियस में क्या है, 70 to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, वैसे इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में तो पता ही है, जो राजस्थान वाले हैं उनको तो पता है कि थॉर्न फॉरेस्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे रेनफॉल क्या है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। ठीक है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। कैसे प्लांट्स है, ग्रासेस और श्रब्स ज्यादा वहां पे मिलते हैं। और सेमी एरिड एरिया कौन से, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड यूपी। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो लीफलेस होते हैं, ज्यादातर कांटेदार झाड़ियां होती है। ठीक है, थोड़ा जब रेनी सीजन होता है थोड़े टाइम का, उस टाइम पे ही थोड़ी बहुत ग्रीनरी हमारे यहाँ पे नजर आती है, बाकी उस टाइम पे सूखा ही रहता है। ठीक है, तो लीफलेस होती है तो वो झाड़ियां मतलब जैसे ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे वो कटीली झाड़ियां होती हैं। इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स है वो सबको पता है, बबूल है, खेर है, डेट प्लम, खजूर, किक्कर, नीम, खेजड़ी, पलास, ये पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट में कैसे होंगे माउंटेन वाले फॉरेस्ट, ऐसे जहाँ पे बर्फ मतलब उन पे टिके नहीं, नीचे आ जाए, तो कैसे होंगे, स्लोप टाइप होंगे पौधे भी, है ना। कोनिफरस होंगे, कोनिफरस का मतलब क्या होता है, कोनिफरस पौधे कौन से होते हैं,
शंकु, शंकु जैसे कोन होता है ना, उस तरह के पौधे देखने को मिलते हैं। चलिए, माउंटेन एरिया में क्या होता है कि तापमान में कमी आती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो इस हिसाब से तापमान में कमी और ऊंचाई के साथ साथ हमें अलग अलग वैरायटी है ना, हाइट देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम 1000 से 2000 की हाइट में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैसे वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, जिनमें चौड़ी पत्ती होती है, जैसे चेस्टनट का प्लांट हो गया, है ना, इस तरह के प्लांट्स वहां पे ज्यादा मिलते हैं। अगर 1500 से 3000 की हाइट में जाएंगे तो वहाँ कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि पाइन हो गया, देवदार हो गया, है ना, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, इस तरह के प्लांट्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, और जो हिमालय की जो स्लोप्स है ना, जो सदर्न स्लोप्स है, अगर उस एरिया में देखेंगे, दक्षिण और पूर्व, उत्तर पूर्व भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में देखेंगे हम लोग, है ना, तो किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, इसी तरह के प्लांट्स मिलेंगे, कोनिफरस वाले। ठीक है, उससे ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अब और छोटे हो गए ग्रासलैंड्स, है ना, ग्रासलैंड्स कौन से हो गए, मतलब घास के मैदान, है ना, घास के मैदान। ठीक है, तो अब 3600 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, जैसे सिल्वर फर हो गया, जुनिपर हो गया, पाइन हो गया, बर्च हो गया, है ना, इस तरह के प्लांट्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग जो क्या बोलते हैं, बर्फ वाले एरिया के निकट मतलब पास में जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे वृक्षों, जैसे वैसे वैसे पौधों का जो साइज होगी वो कहती है छोटी होती जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे झाड़ियां आ जाएगी, फिर वहां पे अल्पाइन जो क्या बोलते हैं ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, है ना, उस तरह की चीजें आ जाएगी। जो घुमक्कड़ प्रजातियां होती है ये ज्यादा वहां पे रहती है, और वो जो छोटी छोटी जो घास होती है उसका यूज करती है वो अपने जो जानवर होते हैं उनको खिलाने के लिए। ठीक है, ऐसे ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिचन घास, टुंड्रा वेजिटेशन भी पाया जाता है। ठीक है, टुंड्रा, पता है टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है, ठंडे इलाकों में ही होता है टुंड्रा वेजिटेशन तो। ठीक है ना, इन वनों में जो भी एनिमल लाइफ पाई जाती है वो कौन सा, कश्मीरी जो मृग होता है ना, और हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, है ना, और तिब्बती जो बारहसिंगा होता है वो, है ना, बारहसिंगा क्या होता है, बारहसिंगा एंटीलोप, एंटीलोप होता है ना, याक होता है ना, तेंदुआ होता है, गिलहरी, है ना, इस तरह के कुछ एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं। पांडा होता है ना, कुछ भेड़ बकरियां भी होती है विथ थिक हेयर्स, जिनके बाल, मतलब यहाँ पे तो भेड़ बकरियों के इतने थिक हेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे भेड़ बकरियों के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं। अब मैंग्रोव की बात करें, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादातर वहां पे होते हैं जो जो तट के पास में होते हैं, है ना, जैसे तट, तट यानी समुद्र तट के पास में। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता हो, इस तरह की जगह जो होती है वहां पे ज्यादातर मैंग्रोव होते हैं, जहाँ ज्वार भाटा आता हो, जहाँ पे टाइड्स आती हो, है ना। ठीक है, तो टाइड्स की वजह से क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो तटों पे एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना, तो घने मैंग्रोव वहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैंग्रोव जो होते हैं उनके जो पौधे की जड़ होती है वो पानी में डूबी हुई होती है। ठीक है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके जो डेल्टास होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें तो वहां पे सुंदरबंस है ना, वहाँ सुंदरी पौधे पाए जाते हैं, और उसी के वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ठीक है, और इसमें इससे मजबूत लकड़ियां मिलती है। ठीक है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये जगह बहुत जो है बहुत फेमस है, असम है ना, फेमस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। यहाँ कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल भी मिलते हैं, है ना। अब ये तो हो गई हमारी मतलब एक तरह से प्लांट्स के बारे में। अब कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में भी काफी डाइवर्सिटी है ना, अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज जो है वो इंडिया में है ना। 2000 से ज्यादा जो है वो बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का 13% है ना। मछलियों में 2546 प्रजातियां हैं, जो वर्ल्ड का 12% है ना। 5 to 8% जो है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की, मैमल्स ही यही है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, कितना 5 to 8% ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। पूरे वर्ल्ड की अगर देखी जाए तो उसमें इंडिया के पास कितनी है, 5 to 8%, है ना। और जो मैमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एलिफेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एलिफेंट्स है। और जो कहाँ मिलते हैं, असम में, कर्नाटक में, केरल में, है ना। जो हॉट एंड वेस्ट फॉरेस्ट जहाँ पर है वहां पर है ना वन वन हॉर्न राइनो, जो एक जो उसका मतलब
सींग का जो राइनो है वो कहाँ पे मिलता है, वेस्ट बंगाल एंड असम के जो मार्शी एरियाज है वहां पे मिलता है। ठीक है, रन के कच्छ में और थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट, है ना। तो ये डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के हम लोगों को जीव देखने को मिल रहे हैं, है ना। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, है ना, और ऊंट और चौसिंघा, छोटे मृग जिसे गेजल कहते हैं, है ना, इस तरह के भी कुछ जानवर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। बंदरों की भी प्रजाति पाई जाती है। और इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक जो स्थल है ना वो गुजरात में गिर जंगल है। कौन सा है, गिर। ठीक है, और देखो हिमालय जो रीजन्स है ना, सॉरी बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के उसमें भी पाए जाते हैं, बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और हिमालय क्षेत्रों में क्या है, कठोर जलवायु रहती है, यानी बहुत ज्यादा हार्श वहाँ का क्लाइमेट रहता है। तो वहाँ पे जो है वो हर कोई एनिमल वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव होता है ना, उसका जो वेट ही होता है वो 1 टन के अराउंड होता है। तो इस तरह के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जो फरी होते हैं, है ना, थोड़े मासिव होते हैं, उस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तिब्बत में बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़, है ना, तिब्बती जंगली गधे यहाँ पे पाए जाते हैं। कहीं कहीं रेड पांडा भी पाया जाता है ना। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल मिलते हैं। कहाँ पे, नदियों में, झीलों में और समुद्री क्षेत्रों में। और घड़ियाल तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, जो मगरमच्छ की कोई प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है ना। ये इंडिया में ही पाया जाता है और किसी कंट्री में ये पाया नहीं जाता, है ना। बर्ड्स है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स है ना, जिसमें बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर, बहुत सारे बर्ड्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो और फिशेस, पौधे हैं, प्लांट्स है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जहाँ से हमको खाने के लिए फूड मिलता है, हम लोगों को मेडिसिन मिलती है। मेडिसिनल प्लांट्स भी तो होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है। ठीक है, एनिमल्स है जो कितने सारे काम करते हैं, बोझा भी ढोते हैं, कृषि के कार्य में भी काम आते हैं, यातायात के काम में भी काम आते हैं ना, हमें मांस और अंडे भी प्रोवाइड करते हैं ना। मछली मछली फिश से कितना विटामिन हम लोगों को मिलता है ना। बहुत से कीड़े मकोड़े जो है वो फसलों फलों में पॉलिनेशन में हमारे हेल्पफुल होते हैं, है ना। और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हमारे हेल्पफुल होते हैं कि जो खराब जो एनिमल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना कि भाई एक फूड चेन, हम लोगों ने फूड चेन पढ़ी हुई है ना, कि एक दूसरे को खाता है, दूसरा पहले को खाता है, उस तरह से काफी सारी चीजें कंट्रोल में रहती है ना। तो नेचर बैलेंस बना के, है ना। ठीक है, सारी चीजें नेचर बैलेंस में, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी तो ठीक है, लेकिन कितना एक्सप्लॉइटेशन भी तो हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन भी तो कितना हो रहा है, एनिमल्स को बेवजह मारा जा रहा है ना, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए, प्लांट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, फॉर इनहैबिटेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, हर प्रजाति का ना अपना एक इकोसिस्टम में एक अपना ही क्या होता है कि उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमने बात की, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो नहीं हो हमारे लिए, तो वो बारीक बारीक कीड़े हमें परेशान होते हैं उन चीजों से, है ना, कि ये क्यों है। लेकिन वो पॉलिनेशन में बहुत हेल्पफुल है ना, कि वो एक फ्लावर से उसको लेके, उसके पोलेंस को लेके दूसरे फ्लावर पे डालते हैं, तो पॉलिनेशन हो रहा है ना, उस प्रजाति का रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन नेचर में तो उसका अपना योगदान है ना, तो उनका संरक्षण अनिवार्य है। हर जीव का अपना एक योगदान है, प्रकृति ने कुछ भी बेफजूल में नहीं बनाया है। ठीक है, तो मनुष्य जो ह्यूमंस है उनके उनके थ्रू, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका बहुत ज्यादा जो हार्श जो यूज हो रहा है, यूज तो ठीक है बट हार्श जो यूज हो रहा है वो गलत है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है होता है उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना। अब हम जैसे जानते हैं कि 1300 जो प्लांट जो प्रजातियां हैं, है ना, वो संकट में है। 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है ना। बहुत सारे वन्य जीव ऐसे हैं जो संकट में हैं, और कई सारे तो क्या होते हैं, हो सकते हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। कई तो एंडेजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में है ना, रेड डेटा बुक में नाम है उनका, और कुछ जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हम इसके कारण की बात करें तो क्या है, जो हमारा जो कमर्शियल जो लुकआउट है, जो हमारा व्यापारिक जो लालची जो हमारा नजरिया है ना इंसानों का, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। इसकी वजह से क्या होता है, शिकार होता है ना। हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होती है, तो उसका जो प्रदूषण का जो
अपशिष्ट जो होता है, जो प्रदूषित करने वाला अपशिष्ट होता है, जो गंदा जमाव होता है ना, तो वो सारा क्या करते हैं हम लोग, जो वाटर बॉडीज में डंप करते हैं, है ना, ओपन लैंड्स में डंप करते हैं, तो उससे क्या होता है, एनिमल और वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होती है ना। तो और जो बाहर के जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं उनका आना, ठीक है, कृषि के लिए, इनहैबिटेंट्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए, जो फॉरेस्ट को बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं ना, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है ना, वो सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अपने देश जो है उसकी जो प्लांट फ्लोरा और फौना की जो सुरक्षा है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। देखिए, है ना, देश में 18 जीव मंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व जो एरिया है वो स्थापित किए गए, जिसमें देखो सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक, है ना, ये बहुत सारे ऐसे कुछ रिजर्व एरियाज हैं जहाँ पे मतलब आपको आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, आरक्षित क्षेत्र वो होता है जहाँ पे आप किसी तरह की हंटिंग नहीं कर सकते, आप किसी तरह की ग्रेजिंग नहीं करा सकते अपने एनिमल्स को, है ना, आप कटिंग नहीं कर सकते फॉरेस्ट की। ठीक है, तो वो होता है, वो आरक्षित क्षेत्र होता है ना। तो ये 18 जीव मंडल कुछ है जिनमें मैंने आपको कुछ नाम लिए थे, है ना। इसमें है, देखो देखिए मैंने सुंदरबन, नंदा देवी, है ना, ये सारे, मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल, कच्छ, दिहांग, दिबांग, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना, अगस्त्यमलाई, नानरेक, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, है ना, ये सारे। ठीक है, सन 1992 में सरकार ने मतलब एक जो प्लांट, बॉटनिकल जो गार्डन थे, है ना, पहले बॉटनिकल गार्डन कहाँ होते थे, अब देखो हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में बॉटनिकल गार्डन देखने को आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बॉटनिकल गार्डन्स के लिए टेक्निकल जो असिस्टेंस है या फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट ने 1992 से ही देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शेर संरक्षण, हम देख रहे हैं टाइगर, जो लायंस है, टाइगर्स है, उनका प्रोटेक्शन हो रहा है ना, गेंडा जो राइनो प्रोटेक्शन होता है ना, ग्रेट इंडियन बस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो ये क्या है, ये ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिन्हें इंट्रोड्यूस किया, क्यों, ताकि हमारे इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना रहे, किसी भी प्रजाति को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। वरना आज हम डायनासोर को फोटोज में देखते हैं, है ना, या फिर मूवीज में देखते हैं, एनिमेटेड डायनासोर्स, है ना, तो या रोबोटिक डायनासोर बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल डायनासोर तो नहीं है ना, हम सिर्फ देखते हैं उनको, हमें पता ही नहीं कैसे थे, क्या साइज, एक्चुअल क्या साइज था, है ना, हम सिर्फ उनको इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर हम बाकी स्पीशीज को नहीं बचाएंगे तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं कहीं। तो हमारे बच्चे जो है वो कहेंगे कि हाँ साहब ऐसा कुछ होता था, होता होगा, जैसे हम लोग कहते हैं डायनासोर्स के लिए, उसी तरह की सीन उनके साथ रहेगा। 103 नेशनल जो पार्क है, 537 जो वन्य प्राणी अभ्यवन है ना, वन्य प्राणी अभ्यवन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना, जूलॉजिकल गार्डन, जैसे बॉटनिकल गार्डन है वैसे जूलॉजिकल गार्डन भी होते हैं, जो चिड़ियाघर है ना। तो इस तरह से कुछ मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीजें बनाई गई है। तो हमें भी जरूरी है कि हम लोग भी ऐसे कुछ मतलब खुद को कंट्रोल करें। सबको ये समझने की जरूरत है कि भाई इकोसिस्टम कितना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि हम कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं, अगर हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जैसे पॉपुलेशन इनहेंसमेंट होता है ना, एक बार में सुनामी आई, पॉपुलेशन बैलेंस कर गई, ठीक है, एक कैसी ऐसी कोई एपिडेमिक आई, पॉपुलेशन बैलेंस कर गई, ठीक है। तो इस तरह से नेचर ना चीजों को बैलेंस करता है, नेचर की अपनी क्षमता है चीजों को बैलेंस करने की, लेकिन इतना भी नहीं ना कि फिर वो डिस्ट्रक्शन होता है। तो जब लिमिट से चीजें बाहर चली जाती है तो फिर डिस्ट्रक्शन होता है ना। तो डिस्ट्रक्शन को हमें समझना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन वाले पॉइंट तक हम लोग ना आए और हम लोग चीजों को खुद कंजर्व करने लगे ना, कि जितना कम यूज हो हम पेपर को कम यूटिलाइज करें, जितना नीड हो उतना यूटिलाइज करें। ऐसी चीजों ऑर्गेनिक जो मतलब जो ऐसी चीजें हैं ना, जो मतलब रिसाइकल, जो एक रिसाइकल चीज है ना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वाला जो पैटर्न है वो हम लोग उसको यूज करें तो काफी हम नेचर को हेल्प करेंगे। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और एक और चैप्टर रह गया है, वो भी हम एक आध दिन में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो चैप्टर, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द क्लासेस पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।